तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम हमारी लास्ट क्लास में जो है कैसे हो प्यारे बच्चों, कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम 11वीं केमिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं और हम एक वीडियो भी देख चुके हैं कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई, क्यों हुई और हम केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से करते हैं। इस बात को हम पढ़ चुके हैं और हमने हमारी पिछली क्लास में चर्चा की थी कि केमिस्ट्री अपनी शुरुआत किसी मैटर, किसी पदार्थ के अध्ययन से चालू करती है। तो आज हम उसी टॉपिक से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम मैटर, किसी पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक वर्गीकरण, किसी भी पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण है वो हम आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ या मैटर क्या होता है, इस बात को हमें जानना होगा। तो आपके चारों तरफ जो भी चीजें, सारी पदार्थ है, चाहे आपके सामने स्टूल है, चाहे मोबाइल है, चाहे बैग है, चाहे बुक है, चाहे दीवार है, चाहे गेट है, चाहे पंखा है, सब चीजें क्या है, पदार्थ है। इवन आप भी क्या हो, पदार्थ हो। तो पदार्थ को अगर हमें परिभाषित करना हो तो क्या परिभाषा होगी कि वह वस्तु या वह चीज जो कुछ ना कुछ द्रव्यमान रखती है और जिसका कुछ निश्चित आयतन होता है या वो कुछ निश्चित आयतन घेरती है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा क्या है, वह वस्तु या वह चीज जो जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, एक निश्चित द्रव्यमान या जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है और निश्चित द्रव्यमान होता है जिसका वह वस्तु जिसका, उधर दिख नहीं रहा होगा इसलिए इधर लिख रहा हूं, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो और वह निश्चित या कुछ आयतन घेरती हो, निश्चित आयतन घेरती हो, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो सारी चीजें हमारे सामने जो हमें दिख रही हैं वो सारी की सारी क्या हैं, पदार्थ हैं। और आज के वीडियो में हम उस पदार्थ के वर्गीकरण को पढ़ने वाले हैं और किस आधार पर वर्गीकृत किया है हमने, वो आधार है भौतिक आधार। और आप जानते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ, आपके सामने टेबल दिखाई दे रही है। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस गुण के आधार पर हम किसी पदार्थ को ठोस कहते हैं, किस गुण के आधार पर हम किसी पदार्थ को द्रव कहते हैं और किस गुण के आधार पर हम किसी पदार्थ को गैस कहते हैं। तो इन सब बातों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है, इसमें मैंने कुछ 10 गुण लिखे हैं और इन सभी गुणों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला गुण है आकृति। आकृति को इंग्लिश में कहते हैं शेप। तो आप जानते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं ठोस की, जैसे मेरे पास ये डस्टर है तो इसकी एक निश्चित आकृति है, कुछ ना कुछ आकृति दिखाई दे रही है। इसी तरह हर ठोस जो भी आपके सामने है, चाहे किताब है, चाहे पंखा है, चाहे टेबल है, चाहे बोर्ड है, चाहे मोबाइल है, हर ठोस की एक निश्चित क्या है, आकृति है। ये सब बात जानते हैं कि ठोस की आकृति है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। क्या द्रव की आकृति निश्चित होती है क्या? आप दूध वाले से दूध लेने गए, दूध एक द्रव है, अब उसकी आकृति निश्चित नहीं है। आप उसको जग में लाओगे तो वो जग की आकृति ले लेगा, आप उसको टोपिये में लाओगे तो टोपिये की ले लेगा, आप उसको किसी और बर्तन में लाओगे तो उस बर्तन की आकृति ले लेगा। तो द्रव की आकृति है वो निश्चित नहीं होती है, वो क्या होती है,
अनिश्चित होती है। इसी तरह गैस की भी कोई आकृति नहीं है, गैस की भी आकृति क्या है, अनिश्चित है। तो इन सब बातों को तो आप जानते ही हैं, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और कोई इसमें डाउट नहीं है, तो इन सब बातों को आप जानते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज आती है आयतन। आयतन, आप आयतन को एक बार ये मान सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी जगह घेर रही है, हम उसको जनरली क्या ले लेते हैं, आयतन से ले लेते हैं। तो आयतन ठोसों का निश्चित होता है भैया, है ना। 10th क्लास में आपने मैथ में पढ़ा था, एक घन आपके पास, मान लो कोई घन है ठोस, उस घन का आयतन पढ़ा था भुजा की क्यूब। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था गोला, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब पढ़ा था। तो ठोसों का, अगर ठोस गोला है, ठोस घन है, तो आप जानते हैं उनका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। उनका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। तो ठोस का आयतन है वो क्या है, निश्चित है। जबकि द्रव, पता नहीं है वीडियो बना द्रव की बात करें तो द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। अब दूध वाले से दूध लेने जाते हो तो 1 लीटर आयतन फिक्स देता है आपको। अगर आयतन ही निश्चित ना होता तो दूध वाला तो दिवालिया हो जाता, है ना। पता ही नहीं चलता उसको मैं कितना दूध दे के आ रहा हूँ, कैसे दूध लाता। कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो लिखा होता है 100 ml, 200 ml, 400 ml। तो आयतन निश्चित होता है, इसीलिए हम 1 लीटर 100 ml 200 ml की बात करते हैं। तो द्रव का आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि गैस है उसका आयतन अनिश्चित होता है, उसका आयतन है वो क्या है, अनिश्चित होता है। आप गैस को जिस जगह छोड़ दोगे, मान लो आपके पास एक गुब्बारा है, उसमें गैस भरी है, कोई भी गैस भरी है, मान लो वो गोला है, अब वो गुब्बारा फूट जाए तो वो पूरी गैस कमरे में चली जाएगी, है ना। तो गैस को आप जहां रखोगे, गैस उस जगह का आयतन ले लेती है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। तो आयतन की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं पैकिंग, उसको हिंदी में हम कहते हैं संतुलन। पैकिंग का क्या मतलब है, हम कहते हैं ना कहीं जाना हो तो पैक कर लो सामान, मतलब बिखरा हुआ हो उसको एक समायोजित तरीके से इकट्ठा कर लो। वैसे ही यहां हम बात करेंगे तो ठोस, द्रव और गैस की बात करेंगे तो इनके कण किस तरह व्यवस्थित हैं, पास पास व्यवस्थित हैं, ढीले ढाले व्यवस्थित हैं, दूर दूर व्यवस्थित हैं। तो उस व्यवस्था को ही क्या कहेंगे, हम पैकिंग कहेंगे। कि कणों की व्यवस्था है वो कैसी है, कणों की व्यवस्था है वो कैसी है। तो जब आप ठोसों पे नजर डालते हैं, ठोसों पे नजर डालते हैं तो आप देखेंगे ठोसों में कण है वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल सटे हुए नजर आते हैं। आप ठोसों में देखेंगे तो इस तरह की व्यवस्था आपको नजर आएगी। कण बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए कह सकते हो आप। ठोसों में कण है वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। जबकि द्रवों में बात करूं तो द्रवों में ये कण थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं। और मैं गैसों की बात करूं तो गैसों में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। गैसों में एक कण यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, एक कण यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा। तो यहाँ कण एक दूसरे के अत्यधिक पास, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। मतलब यहाँ पैकिंग, यहाँ जो पैकिंग है वो अत्यधिक होती है। जबकि यहाँ पैकिंग है वो कण है वो ढीले ढाले बंधे होते हैं एक दूसरे से। और यहाँ तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, गैसों के कण बहुत दूर दूर घूमते रहते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर घूमते हैं। और पैकिंग के कारण ही हम इसको ठोस कहते हैं, इसको द्रव कहते हैं और इसको गैस कहते हैं, है ना। पैकिंग के कारण ही हम इसको ठोस, उसको द्रव और उसको हम
गैस कहते हैं। कारण क्या है? पैकिंग पास पास होने से इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये कण मजबूती से बने हुए हैं और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? ठोस। जबकि यहाँ ढीली ढाली पैकिंग है तो जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कमजोर है और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? द्रव। और यहाँ तो आकर्षण बल है ही नहीं, कण बहुत दूर दूर है, तो इसीलिए उसको कहते हैं हम गैस। अगली बात आ जाती है घनत्व की। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व का आप ये अंदाजा लगा सकते हो, वैसे घनत्व का फॉर्मूला सबको पता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। या अगली क्लास में फिजिक्स में पढ़ोगे आप, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। लेकिन अभी आप समझो, इसको देसी भाषा में कह सकता हूं, कोई चीज कितनी भारी है उसको आप घनत्व से समझ सकते हो। भार, भारापन, अगर आप फीलिंग लेना चाहो, सरल भाषा में समझना चाहो तो कोई चीज कितनी भारी है आप उससे फीलिंग ले सकते हो, घनत्व, है ना। या मैं ऐसा कहूं कम जगह में ज्यादा भार, मैं कहूं कम जगह में ज्यादा भार किसमें है उसको भी आप घनत्व में ले सकते हो। चलो भारी कण से देखो, छोड़ो भारी कण, तो कौन ज्यादा भारी होगा, ठोस, द्रव या गैस? सबको पता है कौन ज्यादा भारी होगा, घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा? अत्यधिक घनत्व होता है किसका? अत्यधिक घनत्व होता है किसका? ठोसों का। आप देख सकते हो कम जगह में ज्यादा कण है, कम जगह में ज्यादा कण मतलब ये जगह ज्यादा भारी होगी, जबकि यहाँ देखो उसी जगह में थोड़े कण कम हो गए और यहाँ देखोगे यहाँ तो कण बिल्कुल ही क्या हो गए? कम हो गए। तो यहाँ अत्यधिक घनत्व होता है। इसका घनत्व बात करें हम तो इसका घनत्व ठोसों से कम, और सबसे कम घनत्व की बात करें तो सबसे कम घनत्व है वो किसका है? गैसों का है। ठीक है जी, बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद बहने की प्रवृत्ति, बहना ना, जैसे आप किसी पानी को, दूध को किसी पृष्ठ पे गिराते हो तो बहने लगता है ना, वो बहने की प्रवृत्ति। तो क्या ठोस बहते हैं? कभी देखा है ठोस बहने लगा है? आप सामने मोबाइल पड़ा है वो बह रहा हो, है ना। बहने की प्रवृत्ति ठोसों में नहीं पाई जाती, ठोसों में बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, जबकि द्रवों में बहने की प्रवृत्ति है वो क्या होती है? पाई जाती है। जबकि गैस के अणु बहते नहीं है, गैस के अणु क्या हो जाते हैं? विस्तरित हो जाते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं? विस्तरित होते हैं। जैसे विसरण का मतलब होता है गैस का अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाना। जैसे आपके पास घर पे डीओ आप सब लोग लगाते हो, तो डिओड्रेंट की बोतल है, जैसे ही आपने डीओ पे प्रेस किया तो गैस अंदर ज्यादा होती है, बाहर होती नहीं, तो झटक देने जैसे डीओ का ट्रिगर प्रेस करोगे गैस अंदर से कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो इसको कहते हैं गैसों का विसरण। आपके पास गुब्बारा था, गुब्बारे के अंदर गैस है, वहां सांद्रता ज्यादा है, जैसे ही आपने गुब्बारे में छेद कर दिया तो उस छेद से गैसें फटाफट बाहर आना चालू हो जाएगी, इसी को कहते हैं हम विसरण। तो बहने की प्रवृत्ति द्रवों में पाई जाती है, ठोसों में नहीं पाई जाती है, और गैसों के अणु है वो विसरित होते हैं। उसके बाद है, अगली बात करता हूं मैं, दाब का प्रभाव। दाब मतलब दबाना किसी चीज को। तो हम देखते हैं कि किसको दबाया जा सकता है और किसको नहीं। ये मेरे पास मार्कर है ना, मान लिया मैंने इसको यहाँ रखा, अब मैं इसको दबाऊं तो क्या मार्कर दबा सकता हूं? क्या ज्यादा जोर लगाऊंगा मार्कर बीच में से टूट जाएगा? क्या दबाना पॉसिबल हुआ? क्या मार्कर को दबाया नहीं जा सकता। तो कोई सा भी ठोस हो उसको दबाना संभव नहीं है।
उसकी संपीड्यता संभव नहीं है। अब दाब के प्रभाव की जगह अगर मैं इसको शब्द सही नाम दूं तो आप इसको संपीड्यता कर सकते हो। संपीड्यता का मतलब होता है संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब दाब लगाकर दबा देना। तो क्या संपीड्यता ठोसों में संभव है? नहीं है। ठोसों में संपीड्यता का गुण है वो नहीं होता, संपीड्यता संभव नहीं है, ठोसों को दबाना संभव नहीं है। जबकि द्रवों को दबाना संभव है क्या? कुछ लोग सोच रहे होंगे संभव है सर। देखो कैसे, आप एक इंजेक्शन लेके आओ डॉक्टर से, उस इंजेक्शन में पानी भर लो और सामने वाली सुई उतार दो और इंजेक्शन के आगे कुछ बूंद फेविक्विक कुछ भी लगा के इंजेक्शन को ब्लॉक कर दो, पूरा सील कर दो। अब पीछे से इंजेक्शन दबाओ तो क्या द्रव दब जाएगा? क्या? बिल्कुल नहीं दबेगा। आप करके देख सकते हो अपने घर पे, प्रैक्टिकल करके देखें, आपको पता लगेगा कि हम द्रवों को नहीं दबा सकते। ज्यादा जोर लगाओगे या तो इंजेक्शन फट जाएगा या इंजेक्शन आगे से लीक हो जाएगा। तो द्रवों को भी दबाना संभव नहीं है। तो द्रवों में भी क्या होगा? संपीड्यता संभव नहीं है, संपीड्यता संभव नहीं है। जबकि गैसों को दबाया जा सकता है। आपके पास एक गुब्बारा है, आप गुब्बारे को दोनों हाथों पे लो तो उस गुब्बारे को आप कंप्रेस कर सकते हो, गुब्बारे को क्या कर सकते हो? दबा सकते हो। तो गैसों में संपीड्यता है वो बिल्कुल संभव है। तो गैसों में जो संपीड्यता है वो संभव है, गैसों को दबाया जा सकता है। चलिए ये बात हुई संपीड्यता। अगली बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। अभी एक बार मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, डीप में नहीं जा रहा हूँ कि गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। गलनांक को सीधा सीधा समझेंगे, जिस ताप पर कोई ठोस पिघलने लग जाए उसको कहते हैं हम गलनांक। और क्वथनांक को सीधा सीधा समझेंगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? क्वथनांक कहते हैं। तो गलनांक हमने ठोसों के सापेक्ष बात की और क्वथनांक हमने द्रवों के सापेक्ष बात की। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि ठोसों का क्या निश्चित होता है? गलनांक है वो ठोसों का क्या होता है? निश्चित होता है। ठोसों का गलनांक है वो क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि द्रवों का क्या निश्चित होता है? द्रवों का क्या निश्चित होता है? क्वथनांक है वो द्रवों का क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि गैसों को, या तो आप गैसों को छोड़ दीजिए या फिर मैं यहाँ एक शब्द लिखूंगा, गैसों के लिए क्या निश्चित होता है? क्रांतिकता। इसकी हम भविष्य में बात करेंगे जब आप ऑफलाइन क्लास लगाएंगे, क्या होता है क्रांतिकता। तो इनका गलनांक निश्चित, इनका क्वथनांक निश्चित और इनका क्रांतिकता निश्चित। इनको आप शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में भी देख लें, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और इसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। मैं यहाँ बीच में एक चीज और ऐड कर दूं, वो है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब इधर उधर घूमना फिरना, मूवमेंट ना। मूवमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? चलो छोड़ो, इंग्लिश में पता है तुम्हें, मुझे नहीं आ रहा हिंदी। तो यहाँ देखो कण एक दूसरे के पास हैं, बिल्कुल बंधे हुए हैं एक दूसरे से, तो यहाँ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ कण इधर उधर नहीं जा सकते, कण हिल डुल नहीं सकते, कण इधर उधर मूव नहीं कर सकते, है ना। आप देखोगे, आप एक बस में बैठे हो, इधर भी आपके पास कोई बैठा है, इधर भी आपके पास कोई बैठा है, तो आप इधर उधर हिल सकते हो क्या? चलो उस सीट पे बैठ जाए, कभी इस सीट पे बैठ जाए, पॉसिबल नहीं। लेकिन वाइब्रेट कर सकते हो, है ना। कभी इधर ऐसे खुद को रेस्ट देने के लिए कभी इधर डांस करोगे, कभी इधर करोगे, है ना। ऐसे पासा पलटोगे थोड़ा सा, ताकि बॉडी क्या हो जाए? रिलैक्स हो जाए। तो कण इधर उधर जा तो नहीं सकते,
लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट मतलब पता ही कौन वाइब्रेट करता है, थोड़ा इधर उधर होना, अपनी जगह पे थोड़ा क्या कर सकते हैं, ठोसों में कण क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होंगे। जबकि यहाँ तो कण दूर दूर है, तो यहाँ क्या हो सकता है, हिल डुल सकते हैं, थोड़े बहुत हिल डुल सकते हैं। इसीलिए इनमें कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और यहाँ तो हिलते डुलते ही रहते हैं, यहाँ तो हिलते डुलते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा हिलते डुलते हैं। यहाँ तो थोड़े से हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा हिलते डुलते रहते हैं। अगली बात करता हूं उदाहरण की। ठोस कुछ भी है, आपके सामने मोबाइल है ना, आपके सामने बुक है ना, कुछ भी है आपके सामने, आयरन है, लोहा है, सारे के सारे ठोस हैं। द्रव कुछ भी हो सकता है ना, द्रव आपके सामने कोल्ड ड्रिंक है ना, और द्रव आपके सामने मिल्क है, कुछ भी। गैस जैसे आपके एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, तो ये गैसें हैं। तो ये हमारे सामने था द्रवों का भौतिक वर्गीकरण। हमने पहले ये जाना द्रव क्या होता है, और फिर द्रव को हम किस आधार पर तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से गुण होंगे तो उस द्रव को हम ठोस कहेंगे, कौन कौन से गुण हमें दिखाई देंगे तो उस द्रव को हम द्रव्य, है ना, ये समझना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद मैंने भी गलत बोल दिया, द्रव्य और द्रव। ये द्रव तो हम लिक्विड, इंग्लिश में लिक्विड, और ये द्रव्य मतलब पदार्थ, ये द्रव्य मतलब पदार्थ। तो द्रव्य देखा हमने सबसे पहले, द्रव्य को इन गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस में बांटा। ये देख लिया, ये गुण थे, और इन गुणों के आधार पर कौन से द्रव्य, द्रव्य मतलब मैटर, पदार्थ, तो ये हमारे पास कुछ गुण थे, और जिसके आधार पर हमने द्रव्य का अध्ययन कर लिया। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।